नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। ईओ एग्जाम के लिए पार्ट बी की हम तैयारी कर रहे हैं और नगर पालिका अधिनियम पर हम बात कर रहे थे। तो कल कक्षा में हमने चौथे अध्याय को पूरा किया। धारा 75 तक हम बात कर चुके हैं और अब हम जो है आज शुरुआत कर रहे हैं हमारे अध्याय 5 की, जो है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। तो पिछले अध्याय में हमने नगरपालिका की संपत्ति को समझा था कि कैसे संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, विभिन्न माध्यम कौन से हैं और उसका रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज की कक्षा में हम नगरपालिका का जो फाइनेंशियल मैटर है, जिसमें उसके पास पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कैसे जाएगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के 5वें अध्याय में आपके है धारा 76 से लेकर के 89 और ये होती है टोटल 14 धाराएं। ठीक है, तो दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। 7 धाराओं पर मैं आज चर्चा करूंगा, धारा 76 से 82 तक, और बची हुई 7 धाराओं पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे अध्याय 5 को, जिसमें धारा 76 से 89 की बात की गई है। तो हम एक बार ब्रीफ में इनका जो है इंट्रो ले लेते हैं और फिर डिटेल में इन पर बात करेंगे। धारा 76 बात करती है आपके राज्य वित्त आयोग के बारे में। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, कहां पर किया है ये आगे हम देखते हैं अभी। तो राज्य वित्त आयोग जो है वो फाइनेंशियली बंटवारा करता है और कुछ विभिन्न प्रकार की शक्तियां हमारे स्थानीय स्वशासन की जो संस्थान है उनको देता है, ताकि वे अपने लिए फाइनेंशियली जो है स्ट्रोंग हो सके और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, जो उनको उद्देश्य दिए गए उनको पूरा करने के लिए पैसा जुटा सके। उसके बाद में धारा 77 दी गई है, जो वित्त आयोग की सिफारिश को क्रियान्वयन करने के लिए सरकार पर और नगरपालिका पर दोनों पर बाध्यता आरोपित करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में धारा 78 में हम बात करेंगे कुछ ग्रांट की, कि राज्य सरकार इन उपरोक्त प्रावधानों के अलावा भी कुछ पैसे का इंतजाम करेगी। तो वित्तीय सहायता अलग अलग नगरपालिकाओं को किस प्रकार दी जाती है उस पर हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे ये सारा का सारा पैसा कहां पर जाएगा। ठीक है, तो एक फंड जो कि नगरपालिका के लिए होगा उसको कैसे बनाया जाएगा और वो किस तरह से काम करेगा, वो हम नगरपालिका निधि जो 79 हमारा टॉपिक है, जो धारा है, उसमें हम बात करेंगे। धारा 80 में हम नगरपालिका निधि के उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो निधि बना दी और उसमें से पैसा कैसे निकालेंगे, कहां कहां पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं और किन किन मामलों में एक्सेप्शंस होंगे, अपवाद होंगे, उनको हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे धारा 81 की, कि कैसे नगरपालिका निधि से आप पैसा तब तक पेमेंट नहीं कर सकते जब तक कि वो बजट में नहीं लिया गया हो। तो बजट जो प्रस्ताव पारित होता है नगरपालिका का प्रत्येक वर्ष, उसके अंदर अगर किसी योजना के लिए पैसा नहीं दिया है तो उस परिस्थिति में आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते। और कुछ विशेष चीजें हैं जिनके लिए आप इस तरह से पैसा ले सकते हैं काम में, वो भी हम इसमें बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे धारा 82 पर, कि कुछ ऐसे अर्जेंट मैटर्स अगर हमारे पास आ जाते हैं जहां पर लोक हित को देखा जाए, तो ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए तत्काल रूप से नगरपालिका निधि में से एक परमानेंट तो नहीं लेकिन अस्थायी रूप से आप पैसा निकाल सकते हैं, बाद में वो पैसा उसमें डाला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्रावधान है। तो जैसे आपके संसद काम करती है, जैसे आपके राज्य सरकार की निधि काम करती है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर जो है नगर पालिकाओं को भी निधि की व्यवस्था की गई है। उसके बाद फिर धारा 83 से 89 की बात आती है, तो वो हमारे अगली कक्षा में उसकी बात होगी। चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं हमारी अध्याय 5 के अंदर क्या क्या समाहित है। तो थोड़ा सा एनिमेशन के साथ पढ़ना ठीक रहता है और वही मेरी कोशिश रहती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरएस जंक्शन ऐप पर आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। तो अध्याय 5 पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके भी नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। हमारा एक कोर्स वहां पर बनाया हुआ है, उस कोर्स को आप जरूर देखें और उस कोर्स के माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स, माइंड मैप्स और क्लासेस तीनों मिल रही है। ठीक है, और आरएस जंक्शन ऐप पर और भी आपके लिए कोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज एक है और करंट अफेयर्स का कोर्स। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा और करंट जिनका अपडेटेड है उनके सिलेक्शन के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस स्ट्रेट आते हैं, उसमें कोई ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर से फौरी तरीके से भी उन चीज़ों को देख लेते हैं तो। लेकिन अच्छा सिलेक्शन की सोर्स कहाँ से हो, तो वो सोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि 76 से 89 तक की धाराओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों, इसमें जो पहली धारा है वो है धारा 76 राज्य वित्त आयोग। अब मैं आपको बता देता हूं राज्य वित्त आयोग के कौन कौन से प्रावधान है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 280
पूरे देश भर के लिए वित्त आयोग की बात करता है, ठीक है, हमारे संविधान का, और इसके अंतर्गत राज्यों के लिए भी वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। आगे चल करके हमारे अनुच्छेद 243 I में, ठीक है, और अनुच्छेद 243 Y में, इन दोनों अनुच्छेदों में भी पंचायतों के लिए और नगरीय स्वशासन के लिए जो है राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, ठीक है। तो ये दो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान के जो मुख्यतः राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। इसी के आधार पर राजस्थान में भी वित्त आयोग का गठन किया गया। पहला वित्त आयोग आपके के गोयल की अध्यक्षता में, ठीक है, स्थापित किया गया था, और उसके बाद से लेकर के अब तक 6 वित्त आयोग आपके गठित किए जा चुके हैं। के गोयल की अध्यक्षता में जो आयोग गठित हुआ था उस पर अभी हाल ही में सीईटी में भी प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हीरालाल देवपुरा, उसके बाद में माणिकचंद सुराणा, फिर बीडी कल्ला, ठीक है, डॉक्टर ज्योति किरण, 5, और उसके बाद छठा वर्तमान में हाल ही में जो है उसकी स्थापना की गई थी। मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ाया था, प्रद्युम्न सिंह जो है उनकी अध्यक्षता में। और उसके सदस्य कौन कौन है? एक तो सांगानेर के विधायक, ठीक है, अशोक लाहोटी, और एक लक्ष्मण सिंह, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं जो इसके सदस्य भी हैं। तो वर्तमान में हमारा जो राज्य वित्त आयोग है उस पर भी थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए, ये वित्त आयोग आपके आगामी जो 2021 से 26 तक का जो समय है उसके लिए अपनी जो भी सिफारिश है वो देगा, वो अपना काम कर रहा है। अभी हमारे यहाँ पर जो वित्त आयोग है उसने क्या क्या प्रावधान किए उसको देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारी इस धारा 76 में राज्य वित्त आयोग को लेकर के क्या प्रावधान है। तो इसमें लिखा है कि जो राज्य वित्त आयोग है वो नगर पालिकाओं के लिए कुछ सिफारिशें करेगा। मतलब कि नगर पालिकाओं की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, तो सरकार को क्या क्या करना होगा, ठीक है, वो सिफारिशें यहां पर ये करेगा। वित्त आयोग का काम सिफारिश करना होता है और उनको लागू करने का काम सरकार का होता है, ठीक है। तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है राज्यपाल को, राज्यपाल उस रिपोर्ट को क्या करता है, विधानसभा के पटल पर रखेगा और फिर उस पर बहस होती है और उसके बाद में उसकी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का काम किसका होता है? राज्य सरकार का। अमूमन राज्य सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती है। तो सबसे पहले तो राज्य वित्त आयोग किस बारे में सिफारिश करेगा? यहां पर देखो अलग अलग कैटेगरीज है। हमारी जो धारा उपधारा 1 है, धारा कौन सी है? 76, उपधारा 1, उसमें लिखा है कि सिफारिश करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग। किसे? राज्यपाल को। किसके बारे में? नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के बारे में। पहली सिफारिश होगी कुछ सिद्धांतों को लेकर के, ठीक है। सिद्धांत किससे जुड़े? तो सिद्धांत मतलब कि नियम कायदे कानून, भाई कैसे विभाजन होगा। तो ये सिद्धांत होंगे राज्य द्वारा वसूले जाने वाले जो कर हैं, जो भी टैक्सेस हैं, ठीक है, जो शुल्क चार्जेस हैं, जो पथकर है, रोड टैक्स है, और जो भी फीस है, इनसे होने वाली आय का कैसे विभाजन होगा राज्य और नगर पालिका के बीच में। तो राज्य की जो शुद्ध राजस्व आय होती है उस राजस्व आय का विभाजन कैसे किया जाएगा। अब जैसे कि हमारा 5th फाइनेंस कमीशन था, उसने एक विभाजन किया था और उसने कहा था कि राज्य की जो सकल राजस्व आय है उसका 7.182% जो है वो कहां दिया जाएगा? वो दिया जाएगा स्थानीय संस्थाओं को। जो स्थानीय स्वशासन के पंचायती राज और नगरीय निकाय हैं उनको जैसे 100 रुपए अगर हम कमा रहे हैं राजस्व से तो उसका 7.182% इन्हें दिया जाएगा। और ये जो इतना आएगा इसका भी 2 टुकड़े फिर किए जाएंगे, जिसमें से जनसंख्या के आधार पर 24.9% जो है वो इसका नगर पालिकाओं को मिलेगा, नगरीय निकायों को मिलेगा, और 75.1% जो है वो किसे मिलेगा? आपके पंचायती राज के संस्थानों को, ठीक है। तो ये यहां पर प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि पहली बात तो सिद्धांत है आपके राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों के बारे में, शुल्क के बारे में, पथकर, मतलब कुल मिलाकर राजस्व जो है उसका विभाजन कैसे करना है। दूसरी बात जो है वो सिद्धांत अगला बताएगा राज्य वित्त आयोग कि कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं, कौन कौन से ऐसे शुल्क हैं जिनको या फीस है जिनको नगर पालिकाओं को ही दिया जा सकता है। कि भैया अभी तक यहां पर तो क्या करेगी, पहले वाले में तो कि राज्य सरकार वसूल करेगी और फिर उसमें से इतना हिस्सा दे देगी, लेकिन कुछ ऐसे भी कर हो सकते हैं जिनको सीधा सीधा हमने क्या किया, हैंडओवर कर दिया नगर पालिकाओं को। जो भी हमारे नगर निगम है, नगर परिषद है, उनको हमने वो कर हैंडल कर दिया कि ये कर आप ही लगा सकते हो, आपको इनका पूरा पूरा अधिकार है और उन पैसे को भी आप काम में लो। तो दूसरा उससे जुड़े सिद्धांतों को भी सिफारिश करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो इसमें है वो है राज्य की जो संचित निधि है,
राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है, आप सभी को पता है राज्यों के लिए कंसोलिडेटेड फंड भी है और केंद्र के लिए भी है, ठीक है। तो जो ये संचित निधि है, इसमें से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान देने की, भाई कितना सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए, इसकी सिफारिश भी राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाएगी। इसके सिद्धांत बनाए जाएंगे और ये सिफारिश राज्यपाल को होगी, ठीक है। तो ये 3 चीजों से जुड़े सिद्धांतों की सिफारिश एक तो राज्य वित्त आयोग करेगा, दूसरा राज्य वित्त आयोग उन उपायों की बात करेगा जो किसी भी नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए चाहिए। तो जैसे आपको पता है राजकोषीय स्थिति जो है हमारी विधायिकाओं की और संसद की, जो हमारे पूरा देश है, उसको सुधारने के लिए नेशनल जो हमारा वित्त आयोग है, राष्ट्रीय जो वित्त आयोग हमारा गठित होता है, वो सिफारिश करता है कि आपको जो है राजकोषीय घाटे को 3% से कम पर रखना है। इस तरह का आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे हमारा 15वां जो वित्त आयोग है देश के स्तर पर, उसने अभी अपनी सिफारिशें दी है। इसी तरह से यहां पर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए भी उपाय आवश्यक क्या किए जाने चाहिए, उसके बारे में राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा। तीसरा, राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा नगर पालिका की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के लिए कोई अन्य जो भी उसको काम दिया गया उसके बारे में, अन्य विषय अगर मान लो उसको दिया गया है वित्त आयोग को, तो उसके बारे में भी वो सिफारिश करेगा। तो काम हो गए। पहला तो वो सिद्धांत बनाएगा बंटवारे को लेकर के, करों को ट्रांसफर करने को लेकर के, ठीक है। और तीसरा, संचित निधि में से जो ग्रांट दी जानी है, अनुदान दिया जाना है, उसके बारे में। 3 हो गए। फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, राज्य की संचित निधि जो पालिका की वित्तीय स्थिति है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो आवश्यक कदम क्या उठाए जाने चाहिए। और तीसरा वो करेगा कोई और विषय अगर उसको दिया गया है तो उसके बारे में सिफारिश। ये तीनों की सिफारिश से मिलाकर के आपकी उपधारा 1 बनती है। उसके बाद उपधारा 2 कहती है कि राज्य वित्त आयोग की जितनी भी सिफारिशें हैं उस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, उसको वो कार्रवाई क्यों की गई उस चीज को स्पष्ट करते हुए और जो है विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश करने के बाद राज्य सरकार उस पर एक्शन लेगी और एक्शन लेने के बाद में पूरी रिपोर्ट तैयार करके विधानमंडल को बताया जाएगा कि भैया हमने ये बातें तो मान ली और ये बातें नहीं मानी तो क्यों मानी और नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी, इसका स्पष्टीकरण देते हुए यह काम किया जाएगा। तो धारा 76 जो धारा है वो पूरी की पूरी आपके किस बारे में बात करती है, राज्य वित्त आयोग द्वारा कैसे नगर पालिका के लिए धन की व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा होगा, तो आपके लाइक्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर भी आपको इसका पूरा डेटा मिलता रहेगा। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। अब जब धारा 76 में वित्त आयोग ने कुछ काम दे दिए, कुछ अपनी तरफ से सिफारिशें कर दी, तो अब बारी आती है राज्य सरकार की। और राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार यहां पर करेगी सिफारिशों का क्रियान्वयन। कैसे करेगी, तो जो हमने 4 तरीके की चीजें देखी थी उनका अलग अलग इसमें हमने वर्णन देख लेंगे कि उन पर क्या क्या काम करेगी। पहला, राज्य सरकार जो शुद्ध आगम का जो बंटवारा करना है उसका न्याय गमन करेगी। न्याय गमन मतलब न्यायोचित तरीके से जितना बोला गया है, जैसे कि 7.182 है तो उसको न्यायोचित तरीके से समय अनुसार क्या करेगी, वो जो भी उसके पास राजस्व आ रहा है उसमें से उनका हिस्सा उनको दे देगी। न्यायगमन का मतलब होता है न्याय आधारित हस्तांतरण करना। फिर उसके बाद है जो टैक्सेस और जो पथकर लगाने का नगर पालिका को अधिकार दिया जाना है उसका समनुदेशन करना, मतलब उसको लेकर के ऑर्डर जारी करेगी कि भैया ये अधिकार आपको दे दिया गया है, अब आपकी इच्छा है आप अपने क्षेत्र में इन टैक्सेस का प्रयोग करके और पैसा जुटा सकते हो। तीसरा क्या करेगी, जो संचित निधि वाली बात कही गई थी उस संचित निधि में सहायता अनुदान को मंजूरी देगी। तो आपने जो धारा 76 में टॉपिक देखे हैं उन्हीं पर एक्शन यहां पर लिए जाएंगे। और जो हमने एक टॉपिक और देखा था जिसमें हमने देखा था वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जो उपाय हैं, तो उन उपायों को जो है लागू करने का काम भी राज्य सरकार यहां पर करेगी, क्योंकि सिफारिश ही राज्य सरकार को हो रही है तो काम भी राज्य सरकार को करना है। तो ये 4 काम यहां पर राज्य सरकार को करने होंगे। तो रिकमेंडेशंस का क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करने का काम धारा 77 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो बता देगा कि धारा 77 के अंतर्गत राज्य सरकार को निम्नलिखित में से कौन से कार्य करना अनिवार्य है। उसमें से ऑप्शंस आपको देगा, कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे और उसी के अनुरूप आपको अपने उत्तर भी देने होंगे। चलिए धारा 78 पे चलते हैं। धारा 78 क्या कहती है, राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी राज्य सरकार दे सकती है
किसी भी जो हमारी नगर पालिका है उसको आवश्यकता पड़ने पर। तो राज्य सरकार समय समय पर फंड उपलब्ध होने पर, पैसा होने पर नगर पालिकाओं को अनुदान या वित्तीय सहायता दे सकती है नियमानुसार। जो अधिनियम के नियम है उनके अधीन कुछ कार्यों के लिए पैसा दिया जा सकता है, ये धारा 78 में कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुदान या सहायता के लिए स्कीम बनाई जाएगी, मतलब एक योजना बनाई जाएगी, उसी योजना के अंतर्गत ये काम होगा, सारी शर्तें उसमें होगी और नगर पालिका के जो अलग अलग वर्ग हैं कि नगर निगम को कितना दिया जाएगा, नगर परिषद को कितना दिया जाएगा, चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं को कितना दिया जाएगा, तृतीय श्रेणी की नगर पालिकाओं को कितना दिया जाएगा, द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाओं को कितना दिया जाएगा। इस तरीके से वो पूरा का पूरा एक स्कीम, इस तरह की जो वित्तीय सहायता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखो ये ग्रांट से अलग है। वित्तीय अनुदान एक अलग चीज है, ठीक है। वित्तीय अनुदान अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, जैसे स्वच्छता के लिए अनुदान दे दिया आपने, शिक्षा के लिए दे दिया। वित्तीय असिस्टेंस एक अलग चीज है, किसी नगर पालिका की स्थिति कमजोर है, उसको लगता है कि नहीं उनके लिए विशेष हमको प्रयास करने चाहिए किसी क्षेत्र विशेष में, तो वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सकता है। और राज्य सरकार नगर पालिका को नगर पालिका की वार्षिक विकास योजना जो है, जो कि एक वो फाइनेंशियली एक अपना स्टेटमेंट बनाती है, वार्षिक कैसे डेवलप वो करेगी पूरे साल भर में, उस पर जो बात होती है बजट बनाते समय, उसमें कोई अगर उसकी स्कीम है उसके लिए भी अनुदान दे सकती है। हो सकता है उसके लिए पैसा नहीं आ पा रहा है, तो किसी नगर पालिका के लिए वो व्यवस्था भी यहाँ पर कौन कर सकती है, राज्य सरकार। और यही बात आपकी धारा 78 में कही गई है। तो धारा 76 में राज्य वित्त आयोग के कार्य हमने देख लिए, धारा 77 में राज्य सरकार के एक्शन हमने देख लिए वित्त आयोग की सिफारिशों पर, और धारा 78 में जो वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है उस पर हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे धारा 79, और यह है म्यूनिसिपल फंड। हर एक नगर पालिका के लिए उसके द्वारा प्राप्त होने वाले सभी पैसे को एक ट्रस्ट के एक फंड के रूप में रखा जाएगा, और नगर पालिका निधि इस नाम से उसको जाना जाएगा। क्या नाम? नगर पालिका निधि, म्यूनिसिपल फंड, ठीक है। तो नगर पालिका निधि की व्यवस्था की जाएगी, नियमानुसार ट्रस्टी के रूप में काम करेगा कौन? नगर पालिका। तो वो फंड जो है ना, वो नगर पालिका एक ट्रस्टी के रूप में उसका संरक्षण करेगी, उसमें आने वाले पैसे को उसमें जमा करेगी और उसमें से खर्चों को अनुमति प्रदान करेगी, ठीक है। सभी प्रकार की वसूली और प्राप्तियां जो हमने देखी धारा 76, धारा 77, धारा 78 में, वो सारा का सारा इसमें जमा होगा। और जो कुछ भी काम इसमें होगा निर्धारित रीति के अनुसार, तरीके के अनुसार, जो भी निर्धारण किया गया है नियमों में, उसके अनुसार सभी प्राप्तियों का और सभी प्रकार के खर्चों का विवरण कुछ लेखा शीर्षों के अंतर्गत रखा जाएगा। लेखा शीर्ष समझते हो ना, कुछ अकाउंटिंग हेड, तो आप उसका पूरा ब्यौरा बनाएंगे। तो जैसे कि अकाउंटिंग हेड कैसे हो सकते हैं? जल निकास एवं मल वहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सड़क विकास, इस तरह की कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हुए उन पैसों को रखा जाएगा, ताकि जब कभी हमको कोई रिपोर्ट बनानी हो, कोई मांगे या डेवलपमेंट को हमें चेक करना हो, जांच करनी हो, तब आसानी से हम उस पैसे का सुसंगत उपयोग हो रहा है इस चीज को देख सके। तो सारा काम प्रोसेस के थ्रू होगा और पूरा अकाउंटिंग होकर के और तरीके से उनको रखा जाएगा। उपधारा 2, उपधारा जो 2 है उसके अधीन प्रत्येक लेखा शीर्ष को राजस्व एवं पूंजी लेखा में विभाजित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी के टॉपिक आ गए। आप सभी जानते हैं राजस्व और पूंजी बजट हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और उसके अंतर्गत कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड होती है। जैसे कि पूंजी के अंतर्गत हम असेट्स को देखते हैं, जहां पर भी कुछ हम स्थायी निधि या संपत्ति बना रहे होते हैं, जबकि राजस्व के अंतर्गत हम हमारे जो टैक्सेस हम वसूलते हैं और उनको जब उनको वसूलने में जो खर्चे होते हैं उन दोनों में आय और व्यय दोनों को लिया जाता है। लेकिन पूंजी में हमको होने वाली जो शुद्ध एक तरह से जो ऐसी चीजें जिसमें हमने निवेश कर दिया हो, ठीक है, उनको हम पूंजीगत व्यय में और पूंजीगत आय के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो वो यहां पर इन 2 रेखाओं में इनको विभाजित करके रखा जाएगा, जैसे हमारे केंद्रीय स्तर पर होता है उसी तरह से यहां पर भी होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारी धारा 80। धारा 80 कहती है कि कैसे आप नगरपालिका के निधि का उपयोग कर पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है कि जो भी नगरपालिका निधि है उसमें समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? अधिनियम कौन सा? म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009। इस अधिनियम के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जितनी भी राशि हमको देनी है, कोई शुल्क देने हैं या कोई लागत है, उनके भुगतान के लिए किया जाएगा।
बिल्कुल अब आप पैसा रख रहे हो अपने अकाउंट में, तो वो खर्चों के लिए ही तो होता है, ठीक है। तो जितनी भी निधि है उसका उपयोग इन उद्देश्यों की पूर्ति, उद्देश्य कौन से जो हमने पहले देखे हैं, नगर पालिका के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए जो पैसा चाहिए वो इस नगर पालिका निधि में से आएगा। और यही बात धारा 80 में लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल सी धारा 80 है, ठीक है। धारा 81 कहती है कि ये जो हम खर्च जब करेंगे, कोई भी संदाय करेंगे, संदाय मतलब था पेमेंट, कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। पेमेंट्स नॉट टू बी मेड आउट ऑफ म्युनिसिपल फंड अनलेस कवर्ड बाय बजट ग्रांट। तो जब बजट तैयार होगा हर साल नगर पालिका का, तो उस बजट में यह बताया जाएगा कि हम कहां कहां पैसा खर्च करने वाले हैं, और उस पैसे को खर्च करने के लिए आवश्यक है कि आप उसकी कैटेगरीज डिवाइड करें और उनमें बताएं कि हम इतना पैसा इसमें, इतना पैसा इसमें, इतना इसमें देंगे। और नगर पालिका निधि से जब भी कोई पैसा खर्च किया जाएगा तो केवल उन्हीं स्कीम्स पर किया जा सकता है जो बजट ग्रांट में दी गई हो, ठीक है, उन्हीं योजनाओं पर। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम बात अभी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी खर्च या व्यय बिना चालू बजट अनुदान में सम्मिलित किए नहीं किया जा सकता। तो जैसे मान लो 2022-23 का जो बजट सत्र हमारा चल रहा है, ठीक है, उसमें आपने किसी योजना को, स्कीम को सम्मिलित किया है, तो उसी पर आप पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि इस बजट को मंजूरी होती है नगर पालिका के सभी सदस्यों की, ठीक है। नगर पालिका की जो बैठकें होती है उनमें इसे मंजूर किया जाता है, तो सारे सदस्यों की मंजूरी इसमें आवश्यक हो जाती है, एक तरह से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जहां पर आपको अचानक से पैसा खर्च करना पड़ जाए, तो कुछ ऐसे वो मामले दिए गए जो कुछ पेमेंट्स पर लागू नहीं होगी, ये वाली बात। तो ये जो बात है ना कि भाई बिना बजट अनुदान में लिए खर्च नहीं कर सकते, वो इन मुद्दों पर लागू नहीं होती। कौन कौन से मुद्दे? अधिनियम में प्राधिकृत कर और अन्य धन का भुगतान। तो जो ऑलरेडी अधिनियम में बता दिया गया है जिन टैक्सेस के बारे में, जिनके लिए बजट अनुदान में अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनको, उन पे हमें इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली यहां पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, उस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। संविदा करों से संबंधित कोष में इकट्ठा धन और भूलवश संग्रहित धन का पुनर्भुगतान। तो मान लीजिए आपने कोई संविदा निकाली, कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला और उसके लिए आपने कुछ मनी डिपॉजिट करवाई उनसे, ठीक है, और उनमें से किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट निकल गया और बाकी बंदे जो हैं उनका जो डिपॉजिट्स था वो आपको वापस लौटाना है। तो इस तरह का जो धन है, और अगर किसी से गलती से कोई पैसा इकट्ठा कर लिया, उसका पुनर्भुगतान, तो इसके लिए भी आपको कोई बजट ग्रांट की जरूरत नहीं है, ये काम आप डायरेक्टली कर सकते हैं नगर पालिका निधि से। सरकार द्वारा लोक हित में किसी कार्य के लिए अस्थायी भुगतान, अगर आप एक टेम्परेरी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अस्थायी रूप से, और वो वापस आ जाएगा किसी लोक हित के कार्य में, तो ये आगे आप देखेंगे, ये वाली जो धारा है ना, ये जस्ट आपकी अगली धारा में, धारा 82 में हमें देखने को ये मिलेगा। तो लोक हित में किसी कार्य के लिए जो अस्थायी भुगतान है वो भी इस क्लॉज के अंतर्गत नहीं आएगा, उसको भी एक्सेप्शन यहां पर अपवाद माना जाएगा। फिर अचानक से कोई रोग फैल गया, तो आपदाएं तो जितनी भी है ना उनमें तो आप पैसा खर्च कर ही सकते हो। रोग फैल जाए, प्राकृतिक या उद्योग से संबंधित खतरा हो जाए, तो उसमें किया गया खर्च भी इसमें सम्मिलित है। तो ये कुछ अपवाद हैं जिनके लिए बजट ग्रांट की जरूरत नहीं है, बजट में चर्चा की जरूरत नहीं है, उनको आप अलग से खर्च कर सकते हो, आकस्मिक तरीके से खर्च कर सकते हो। अब है क्या कि हमारे केंद्र में तो क्या होता है कि आकस्मिक निधि अलग है, संचित निधि अलग है, हमारे यहां पर एक ही निधि है, तो उसी निधि में से हमको खर्च करना है। इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि, हो सकता है कोई कंपनसेशन आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, कोई जमीन ली है, कुछ भी किया है, या कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए आप अगर पैसा दे रहे हो, कंपनसेशन दे रहे हो किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो भी आप ये सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मामले हैं जिनसे जुड़ी राशि को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि राज्य सरकार ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, और कार्रवाई करने में नगर पालिका विफल हो गई, तो राज्य सरकार मान लीजिए उस पर किसी तरह का कोई चार्ज लगा दे, तो उस मामले में दी गई राशि, वो सारी की सारी राशि, ठीक है। किसी समय प्रवर्त कानून के अधीन राशि, कोई कानून ही कह रहा है कि आपको ये देना ही पड़ेगा, तो न्यायालय का एक कोई कानून है या विधायिका का कानून है, उसके आधार पर आपको राशि देनी है। नगर पालिका के विरुद्ध किसी न्यायालय के आदेश के अधीन अचानक से कोई कोर्ट ऑर्डर आ गया, किसी मुकदमे में आप हार गए और उसमें आप पे कोई चार्ज लगा दिया, तो नगर पालिका को वो भी पेमेंट करना पड़ेगा। किसी दावे, वाद या अन्य विधिक कार्रवाई के समझौते के अधीन, कोई मैटर है जिसमें समझौता कर लिया है और उसमें कुछ पेमेंट आपको देना है, वो देना पड़ेगा। नगर पालिका संपत्ति या मानव जीवन को होने वाले किसी खतरे को टालने के लिए, तो हो सकता है कि कुछ नगर पालिका में आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई गिरने वाली है और कुछ उसका रिपेयरिंग चाहिए, तो ऐसे में ऐसा कोई खतरा हो रहा है, तो उसको टालने के लिए जो खर्च हुआ है
वेतन और मजदूरी, नगर पालिका के जो जितने भी सदस्य हैं उनका वेतन और मजदूरी से जुड़ा जितना भी मामला है, ठीक है, या फिर जो भी किसी से काम करवाया और उसका पेमेंट देना, ये सारे खर्च और भी मामले जिनको नियमों के अधीन इसमें सम्मिलित किया जाए। अब ये लास्ट में गुंजाइश छोड़ दी जाती है कि कोई और भी चीज ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं। तो सामान्य स्थिति में बजट ग्रांट के आधार पर ही खर्च होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्लाउज दिए हुए हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनके लिए आपको इस धारा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी धारा है? धारा 81। अब आ जाते हैं धारा 82। तो मैंने आपको जो ग दिखाया था, खंड ग, जिसमें हमने देखा था लोक हित के लिए अस्थायी भुगतान, ठीक है, तो वो यहां पर इसमें वो बात करेगा। तो लोक हित में तत्काल कोई आपको काम करना है इमरजेंसी में, पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसके लिए आप खर्च कर सकते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में, मतलब लिख करके अगर राज्य सरकार देती है, ठीक है, रिक्विजिशन, क्या देती है? रिक्विजिशन। अध्यपेक्षा का मतलब होता है रिक्विजिशन, ठीक है। तो राज्य सरकार अगर रिटर्न में आपको रिक्विजिशन देती है और कहती है कि आप इस कार्य को कीजिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कहा जाता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या करना पड़ेगा? उस काम को करने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा, और खर्च कहां से होगा? नगर पालिका निधि से, ठीक है। तो ऐसा वो कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जब कभी इस प्रकार का पैसा खर्च किया जाएगा तो राज्य सरकार द्वारा इसका लागत और शुल्क दोनों प्रदान किया जाएगा और इसे नगर पालिका निधि में पुनः जमा कर दिया जाएगा। तो एक तरह से आकस्मिक फंड के रूप में आप ले सकते हो, और उस पैसे को खर्च करने के बाद में वापस से राज्य सरकार उसे आपको देगी। तो ये हो गया आपके धारा 82, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं धारा 76 से 82 आपके क्लियर हो गई हो कि धारा 76 राज्य वित्त आयोग के बारे में है। धारा 77 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में हमने देखी, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने बात की धारा 78 के बारे में, राज्य सरकार से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या वित्तीय सहायता मिल सकती है उसके बारे में। फिर हमने देखा नगर पालिका निधि जो है वो धारा 78 में हमने बात की कि नगर पालिका निधि में क्या प्रावधान किए जाएंगे। फिर हमने धारा 78 में हमने वित्त सहायता की बात की। धारा 79 में नगर पालिका निधि की बात की, 76, 77, 78, 79। धारा 80 में नगर पालिका निधि का उपयोग कहां पर करना है, तो विभिन्न प्रकार के लागत, प्रभार, शुल्क जो भी हमें देने हैं खर्च, वो यहीं से होंगे। धारा 81 में हमने बोला कि कोई भी जब भी हम पैसा खर्च करेंगे तो बजट ग्रांट के अनुसार करेंगे, लेकिन कुछ अपवाद है वो भी हमने देख लिए। और धारा 82 में हमने लोक हित में तत्काल अपेक्षित जो भी काम है उनके लिए खर्चा किया जा सकता है, बशर्ते वो पैसा वापस राज्य सरकार द्वारा इसमें जमा कराया जाए। इस पर हमने बात की थी। तो ये हो गई हमारी कक्षा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपना जो भी अमूल्य रिव्यूज है वो हमारे कोर्सेज को जरूर देवें। तो आरएस जंक्शन ऐप आपके लिए है प्ले स्टोर पर, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और वहां पर आप इसके नोट्स जरूर प्राप्त कर लें ताकि आपको रिवीजन में सहायता हो सके। चलिए, थैंक यू।